अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। पता फिजिक्स में डर क्यों लगता है लोगों को? इसलिए लगता है कि छोटी छोटी चीजें उन्हें आती नहीं समझ में। ये फिजिक्स की दुनिया है, देख बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ना अपना क्रांति बैच। अभी क्रांति बैच हमने पहले स्टार्ट कर दिया। क्यों सर, काई को पहले स्टार्ट किया? तो मैंने इसलिए पहले स्टार्ट किया बच्चा पार्टी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा डर लग गया कि ऐसे ही फिजिक्स से लोगों को डर लगता है। और मैंने अगर पहले स्टार्ट नहीं किया, लेट स्टार्ट किया, अगस्त में स्टार्ट किया और उसको सितंबर में कंप्लीट किया, तो आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आपके मन में खौफ या डर पैदा ना होना, इसी के कारण अभी हमने स्टार्ट कर दिया अपना क्रांति बैच। क्रांति बैच में अभी फिजिक्स से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। कैसे करवाया जाएगा? कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। कसम खा के कहता हूँ, अपने टीचिंग के अनुभव का बता रहा हूँ मैं आपको। फिजिक्स में मैं आपको इस तरीके से डील करने वाला हूँ जो मेरा अनुभव कहता है, जो मैं डील करता हूँ। क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज को मैं इजी वे में आपको बताऊंगा। क्रिटिकल जो बिल्कुल डिफिकल्ट आपको लगता है, बिल्कुल डिफिकल्ट आपको लगता है, मतलब रात को 12 बजे ना आपसे अगर पूछ दिया जाए किसी चीज के बारे में, तो आप ना वो डर के ऐसे उठ जाओगे, नींद भाग जाएगा आपका। जिन बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, सर से निकल जाता है, यहां पर टिके रहना। केवल मेरा वादा है कि सिलेबस पूरा होते होते आप इस लायक बन जाओगे कि एग्जाम में बैठोगे ना धमाल मचा दोगे, धमाल। केमिस्ट्री तो खैर धमाल मचा ही दिया होगा, जितना वीडियो मैंने अपलोड किया मजा आ गया और केमिस्ट्री पढ़ के। और केमिस्ट्री का ऐसा नोट्स तैयार कर रहा हूं कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा नोट्स होगा ओपन बोर्ड का, जिसमें इस तरीके से मैंने डील किया है। बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत मेहनत। मतलब एक एक चैप्टर के नोट्स के लिए लगातार मुझे तकरीबन 12-15 घंटे लग रहे हैं। 15 घंटे, 12 घंटे, सोचो एक एक नोट्स के। अब उसमें क्या ऐसा मैं कर रहा हूं, तो उसमें उसको मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। जो आपका टेक्स्ट बुक है ना, उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, एकदम उसी के जैसा। और इतनी मजेदार तरीके से किया ना मैंने, ऐसे उसमें लिखा रहेगा, आपको बीच बीच में रहेगा कृपया ध्यान दें, और ऐसे करके बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आपको इंटरेस्टिंग तरीके से होगा। आपसे लगेगा नोट्स बोल रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप कम समय में, यानी मेरे नोट्स को अगर आप केवल पढ़ के भी चले जाओगे एग्जाम में मेरे वीडियोस देखने के बाद, तो 100% डन है आपका रिजल्ट, 100% डन है। आगे आज बात करते हैं क्रांति बैच की। क्रांति बैच पहले स्टार्ट करने का कारण तो समझ में आ गया, लेकिन अभी क्या है, अभी हम कुछ जो फिजिक्स में है, कुछ प्रैक्टिकल के हैं आपके चैप्टर्स, और कुछ चैप्टर जो है थ्योरिकल के, थ्योरी वाले हैं। तो जो थ्योरी वाले पैटर्न है वही मैं पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल वाले मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि जो प्रैक्टिकल वाले कंटेंट है वो आपके थ्योरी वाले चैप्टर में नहीं आएंगे। इसी कारण मैं मजबूर हो गया आपके सामने एक इंट्रोडक्शन क्लास लाने के लिए। एक बेसिक मतलब एक बेसिक होता है, जो अभी फिजिक्स में ना, पता फिजिक्स में डर क्यों लगता है लोगों को? इसलिए लगता है कि छोटी छोटी चीजें उन्हें आती नहीं समझ में। और जब चीजें समझ में नहीं आती, तो वेक्टर समझ में नहीं आता है, एडिशन ऑफ वेक्टर समझ में नहीं आता है, रेट ऑफ चेंज समझ में नहीं आता है, बहुत सारे ग्राफिकल पार्ट समझ में नहीं आते हैं, किस तरीके से स्प्लिट करते हैं वेक्टर्स को वो समझ में नहीं आता है, कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करते हैं ये समझ में नहीं आता है। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं आता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत हार्ड है ये। अरे नहीं, ये फिजिक्स की दुनिया है, देख बबुआ, एकदम माया का जाल है। माया के जाल को एकदम से यूं मैं आ गया हूं हटाने के लिए, और टेंशन फ्री होकर आपको पढ़ाई करना है। अभी देखिए बीच में ना सीबीएसई के लिए मैं बनाता रहता हूँ। देखिए मैंने बनाया सीबीएसई के लिए फिजिक्स टाइम सेवर। अब फिजिक्स टाइम सेवर का मतलब है, देखिए कौन कौन चैप्टर इसमें, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन। अब मैंने एक बनाया था कुछ साल पहले केमिस्ट्री कंट्रोलर, ये सीबीएसई वालों का है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे शॉर्ट तरीके से ऐसे करके आप बहुत शॉर्ट रिवीजन होगा, बहुत शॉर्ट रिवीजन, मतलब कम टाइम में आप कैसे जो है पूरा शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। ये आपको भी, आपके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा, मैं बना दूंगा, इसकी चिंता नहीं है। तो क्रिएटिविटी हमेशा माइंड में होनी चाहिए। मैं टीचर हूं तो मैं टीचिंग में क्रिएटिविटी लाऊंगा, और आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने किस तरीके से तैयारी को और बेटर कर सकते हैं, इस चीज में आप क्रिएटिविटी को ढूंढेंगे और लाएंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट हम लोग करते हैं अपना बेसिक पार्ट, टेंशन फ्री होने का, क्योंकि एक बार सीख लेने का तो आगे जितने चैप्टर आएंगे ना, उन सब में जहां जहां बारीकी होगी यूं चुटकियों में सोल्व करने का। चलो, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक ठोको वीडियो को।
चलो आज स्टार्ट करते हैं। मजा आ गया, मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ आज के इस बैच को स्टार्ट कर, क्रांति बैच को स्टार्ट करके। देखो सबसे बेसिक चीज बात करते हैं, सबसे बेसिक, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? मैथ का भाई है, हैं? हाँ, फिजिक्स मैथ का भाई है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं आएंगे भाई तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उतना तो आप मैथ जानते ही होंगे, फिर भी अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट्स हो तो 10वीं क्लास तक जितना मैथ पढ़े हो उतना भी चलेगा, ठीक है। आइए आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अभी फिजिक्स में क्या चीज़ें ऐसी है जो आपके सामने आएंगी और किस वे में आएंगी, उसको थोड़ा सा आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज़्यादा। आप कहेंगे सर कैसे यूज होने वाला है? तो आप नॉर्मली सोचो, फिजिक्स के अंदर लाइट आता है, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आता है, फिजिक्स के अंदर हर चीज़ वो आता है। तो आप देखो इसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते। आपका जो आंखों पर चश्मा लगा हुआ है वो भी फिजिक्स का पार्ट है। तो बस एक टीचर ऐसा चाहिए जो आपको सही वे में उस चीज़ को बता सके। तो ये सबसे बेसिक बात करते हैं, सबसे बेसिक। क्या बता रहे हैं सर? जो बता रहा हूं ध्यान सुनना। फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? अपने लोग फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है समझना ध्यान से। फंक्शन, देखो किसी भी चीज की जब हम फंक्शन की बात करते हैं ना, तो फंक्शन का मतलब होता है एक सिस्टम। अब कहते हैं अच्छा वो वाला फंक्शन है जो पार्टी फंक्शन वाला, ना ना ना, वो फंक्शन नहीं है, बट उसी के जैसा फंक्शन है, कुछ सिस्टम है। जैसे एक जूसर मशीन, जूसर मशीन में क्या होता है, आप कोई भी फ्रूट डालते हो तो आपको उसका जूस मिल जाता है। अब कंकड़ पत्थर डालोगे थोड़ी ना मिलेगा आपको। तो वैसे ही फंक्शन होता है। मैथमेटिक्स में फंक्शन आपको पढ़ना है। फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मैथ बायो का स्टूडेंट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। यानी मैं ये मान के चल ही नहीं रहा कि आप मैथ का स्टूडेंट है और आप बहुत ब्रिलियंट है, मैं ये मान के नहीं चल रहा। मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि जो बेसिक मैथ है वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो फंक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ऐसा टर्म मैंने लिखा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा। ध्यान देना, बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं और इसको मिस नहीं करना है आपको। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अगर मैं लेता हूं तो आप ध्यान से देखोगे ये एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? तो फंक्शन ऑफ x बोलेंगे। जैसे कि मान लो एक जूसर मशीन हम लोग ले लेते हैं, ये मान लो एक मशीन है, ये जूस का मशीन है, ठीक है, ये जूस का मशीन है। इसके अंदर जो है कुछ सेटअप तैयार है इस तरीके से, ये मान लो कुछ सेटअप तैयार है, यहाँ पर इस तरह से सेटअप तैयार है, यहाँ पर आप डालते हो, इसके अंदर है ना ये सिस्टम तैयार है, इस तरह से कुछ सिस्टम मान लो, इसको उठाते हो, इसके अंदर फ्रूट वगैरह डालते हो, ऐसे करके डालते हो। तो यहाँ पर मान लो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ जूस बनकर यहाँ पर जूस निकल जाता है, मान लेते हैं कुछ ऐसा सिस्टम है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये भी एक फंक्शन है। और इसके अंदर किसका फंक्शन है ये? तो ये फंक्शन है फ्रूट का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? फ्रूट का फंक्शन है। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये y इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। देखो मेरी पुरानी आदत है, जहां मुझे पता चलता है कि आप फंस सकते हो, जहां मुझे पता चलता है आप अटक सकते हो, तो पहले ही वो चीज मैं क्लियर कर देता हूं। और ये मेरी आदत है, अभी पूरे फिजिक्स में ये आज की क्लास आपको काम करेगी। ये आपका सिलेबस का नहीं बता रहा है कि इससे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इनके बिना आप किसी भी चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत होगी। खासकर मोशन वाला चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर, इनमें बड़ी तकलीफ होगी आपको। तो फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब हो गया, एक्स हमारा हो गया इनपुट, और बाई क्या हो गया? बाई क्या है? आपका आउटपुट है ना। ये तो बाई क्या है जी? आउटपुट है। इनपुट क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि अपनी मर्जी से एक्स, अब मान लो ये वाला इनपुट है, ये वाला फ्रूट जो है, यहाँ पर जो फ्रूट है वो इनपुट है। तो इनपुट का मतलब क्या हो गया? ये इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से आप जितने भी फ्रूट ले लो, फल ले लो। लेकिन ये वाला जो है ये बाई है। बाई क्या है? ये आउटपुट है, यानी कि जो आपका जूस निकल रहा है, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन। सो यहां पर हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। आउटपुट क्या होता है? डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड करता है? तो एक्स पे डिपेंड करता है। जिस तरीके से ये जो जूस है अंदर के फ्रूट्स के नंबर ऑफ फ्रूट्स पे डिपेंड करेंगे। ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी यहां फिजिक्स के अंदर दो तीन चीज बताता हूं, ठीक है, थोड़ा सा दो तीन चीज बताता हूं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फिजिक्स के अंदर जब भी चेंज की बात कहेगा, जब भी मान लो यहाँ पे
चेंज बोले, कुछ भी बोले, चेंज हो रहा है कहीं भी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, मान लो कुछ भी, चेंज इन फोर्स, कुछ भी बोल लो यार, चेंज इन इम्पल्स, कुछ भी बोल लो। जब भी हम चेंज की बात करेंगे बच्चों, तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। जो आपका फाइनल है वो इनिशियल है। जैसे मान लो सुबह आपके पास 10 रुपया है, शाम के टाइम 100 रुपया हो गया, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आपके अंदर पैसों में कितना चेंज आया। क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि सर मेरे पास 90 रुपया का चेंज आया। तो कैसे आपने किया, शाम के टाइम आपका फाइनल अमाउंट 100 रुपया था, उसमें इनिशियल अमाउंट आपने 10 रुपया हटा दिया, तो कितना बच गया, 90 रुपया बच गया। तो प्लस 90 क्या बता रहा है, आपके पैसे में गेन हुआ है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह 100 रुपया था, शाम के टाइम 10 रुपया हो गया, तो अब आपके पैसे में कितना चेंज हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर 90 रुपये का चेंज अभी भी हुआ है, लेकिन कैसे निकाला आपने, -90 है, 10 माइनस 100, यानी फाइनल 10 है, इनिशियल 100 है। तो 10 में से 100 जाएगा, जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, और माइनस का साइन किसके पास है, 100 के पास है, तो -90। और माइनस बता रहा है यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, आपका लॉस हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, नुकसान हुआ है, 90 रुपये का नुकसान हुआ है। तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि यार दिस इज द चेंज हो गया, ये हमने चेंज किया। इसके अलावा अब आपसे पूछा जाएगा कि फिजिक्स के अंदर चेंज कैसा होता है। देखो, एक बड़े लेवल का चेंज होता है और एक छोटे लेवल का चेंज होता है। हेलो, बहुत ईजी समझा रहा हूं, मजा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ के, दीवाना हो जाओगे, प्यार मोहब्बत हो जाएगा फिजिक्स से, मजाक नहीं कर रहा मैं, टिके रहो थोड़ा सा। और यूं कहते हैं हलवा खाने से ज़्यादा आसान फिजिक्स सोल्व करना आपके लिए हो जाएगा। और ऐसा ना हो तो कमेंट सेक्शन में फिर बाद में पूरा सिलेबस होने के बाद बता देना, सर तब तो हो ही जाएगा। तो हो जाएगा तो यार टिके रहो ना। चेंज का मतलब हो गया, ये हो गया चेंज। दो तरीके का हुआ, मैंने क्या बताया, एक होता है लार्ज चेंज। कैसा चेंज होता है, लार्ज चेंज होता है, और एक होता है स्मॉल चेंज। सर क्या ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, नहीं, तो काहे को पढ़ने का, हटे हम नहीं पढ़ते हैं। अरे यार मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि ये तुम्हारे इसके बिना फिजिक्स समझ में ही नहीं आएगी। अगर तुम अपने जीवन काल में बंधु 1 घंटा इनिशियल बेसिक समझने में दे दोगे तो हर बार फिजिक्स तुम्हें टॉर्चर नहीं करेगा ना। नहीं तो अगर तुम बेसिक अभी ध्यान नहीं दोगे ना तो बार बार फिजिक्स टॉर्चर करेगा। वहां चेंज आएगा, है ना, चेंज आएगा, डी बाई बाई डी एक्स आएगा, डी बाई आएगा, डी वी आएगा, डी एफ आएगा, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें चिढ़ाएगा। और मजा आ रहा है, वो वाला वीडियो स्किप कर दिया था ना तुमने, हाँ अब मजा आ रहा है। अब वो चैप्टर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पेशेंस रखो, थोड़ा सीखो इसको। तो यहाँ पर लार्ज चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, ध्यान देना। लार्ज चेंज की जब बात करेंगे तो डेल्टा से डिनोट करते हैं, और यदि स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो डी बाई से डिनोट करते हैं। ये आपको माइंड में सेट करना है। हेलो, आपको क्या सेट करना है, अगर लार्ज चेंज की बात करेंगे तो डेल्टा बताएंगे। जैसे जनरली जो हम चेंज करते हैं बड़े लेवल का, 100 रुपया 10 रुपया जिसको होता है, लेकिन बहुत छोटा चेंज होगा, बहुत छोटा चेंज होगा, तो यहां पर डी बाई, डी का मतलब, डी बाई का मतलब था वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। समझ में आ रहा है मेरी बात। जैसे कि अगर मैंने लिखा डेल्टा बाई तो इसका मतलब ये ठीक ठाक चेंज आने वाला है, लेकिन मैंने लिखा डी बाई, डी बाई का मतलब क्या हो गया, डी बाई का मतलब ये हो गया बहुत छोटा चेंज है, बहुत छोटा, 0.001 का चेंज है। मैंने लिखा डेल्टा एक्स, लिखा ये लिखा डी एक्स, मैंने लिखा डेल्टा बी, ये लिखा डी बी, मैंने लिखा डेल्टा एफ, ये लिखा डी एफ, यार और क्या बताऊं, मैंने लिखा डेल्टा पी, ये लिखा डी पी। ये सब क्या है, ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज जब होता है ना तो यहां पर हम इससे डिनोट करते हैं, इस वाले सिस्टम से डिनोट करते हैं। और जब हम बड़े लेवल लार्ज चेंज होता है तो हम यहां पर इस तरह का चेंज दिखाने की, देखो दोनों का वही है, फाइनल माइनस इनिशियल ही होने वाला है, लेकिन चेंज कैसा होगा इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूं। देखो इसका ग्राफ जब मैं बनाऊंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा और इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो दोनों ग्राफ में क्या फर्क होगा मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए अगर इसका ग्राफ मान लिया मैंने ये ग्राफ बनाया यहाँ पे, तो यहां पर अगर इसका ग्राफ कर्व में बनाता हूं, ध्यान समझना, इसका ग्राफ कर्व बनाता हूं तो यहां पर चेंज ऐसा होने वाला, कैसा होने वाला है सर, इसका चेंज मान लो ऐसा होने वाला है। तो यानी देख रहे 2 पॉइंट के बीच में है, तो यहां पर तुम्हें अच्छा खासा चेंज दिख जाएगा। देखो
यहाँ पर तुम्हें अच्छा खासा चेंज दिख जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ा दो तो बहुत बड़ा अच्छा खासा चेंज दिख जाएगा, एक ठीक ठाक चेंज तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं ये फंक्शन हमने लिया, ये लिया बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, और नीचे एक्स ले लिया हमने, यहाँ भी ये ले लिया हमने बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ एक्स ले लिया हमने, ध्यान समझना। और यहाँ पर जो चेंज दिखेगा ना, ये मान लो किसी एक पॉइंट का, इस तरीके से ऐसा समझते हैं, देखो ऐसा, इसका चेंज बहुत छोटा होगा। जैसे मान लो दो पॉइंट बहुत नज़दीक नज़दीक लेते हैं, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, दोनों ही अगल बगल के पॉइंट है, दोनों ही अगल बगल के पॉइंट है, देख रहे हो, एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, दोनों अगल बगल के पॉइंट है। तो यहाँ पर लाइन सीधा ऐसे खींचा जाएगा, यानी इसको एक पॉइंट माना जाएगा। तो यहाँ पर बहुत छोटा चेंज आएगा, यहाँ पर बहुत छोटा चेंज आएगा। तो यहाँ वाला हम यूज करेंगे ये डी बाई वाला, डी बाई डी एफ, इसका चेंज ये वाला करेंगे, और ये वाला जो है इसमें इस तरह का चेंज करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये फंक्शन जो है, ऐसा मान लेते हैं ये x1 है ये, और ये मान लेते हैं फंक्शन x2 है। तो यहाँ पर कैसा घट जाएगा, f(x2 - f(x1)। बोलो घटेगा कि नहीं घटेगा। लेकिन यहाँ पर जब चेंज निकालेंगे तो सिंपली यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ सिंपली, यहाँ तो डेल्टा बाई बोल देंगे, डेल्टा बाई का चेंज है, लेकिन यहाँ सिंपली बोलेंगे कितना का चेंज है। और देखो नीचे भी चेंज होगा, नीचे के लाइन में भी तो चेंज होगा। ग्राफ जब देखते हैं तो दोनों जगह देखते हैं ना, तो यानी कि देखोगे नीचे वाला लाइन भी चेंज करेगा, तो नीचे भी मान लो इतना चेंज कर गया, तो नीचे भी देखोगे, अरे यार ये डेल्टा बाई हो गया यहाँ पर, तो नीचे भी चेंज कर गया। मान लो ये वाला पॉइंट, ये वाला x2 है और ये वाला x1 है, तो ये इसका जब निकालोगे डिफरेंस तो क्या निकल जाएगा, x2 - x1 निकलेगा। ये नीचे भी अच्छा खासा चेंज आ रहा है यहाँ पर। यानी यहाँ पर कि अगर चेंज की बात करेंगे तो यहाँ चेंज अपना कैसा निकलेगा, तो यहाँ चेंज निकलेगा डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स, ये चेंज निकलेगा। इसको एवरेज चेंज बोलते हैं। इसको कौन सा चेंज बोलते हैं, एवरेज चेंज बोलते हैं, एवरेज। और इस वाले में अगर निकालोगे आप, इस वाले का निकालोगे तो बहुत छोटा निकलेगा। बहुत छोटा कैसे निकलेगा, तो देखो ये वाला ऑलरेडी ये इतना निकालोगे इसका, तो ये वाला हो गया डी बाई, और नीचे लाओगे इसको, ये नीचे लाओगे, ये वाला देखोगे तो ये ऑलरेडी हो गया डी एक्स, और इधर मिलाओगे यहाँ पर, इधर मिलाओगे तो ये हो गया डी बाई। तो इसका जो चेंज होगा वो होगा डी बाई बाई डी एक्स। कैसा हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो जब भी रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो यहाँ पर जब हम इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्या बोलते हैं, स्लोप। अब बोले भैया स्लोप क्या होता है, तो स्लोप बहुत सिंपल है, टेन थीटा निकालना सीख जाओगे उसको स्लोप कहते हैं। ये टेन थीटा क्या होता है, तो किसी भी ग्राफ में अगर आपको मान लो कोई भी ग्राफ हम बनाते हैं, मैं बना के दिखाता हूँ, कोई भी ग्राफ में बनाता हूँ, सपोज करते हैं कि ये वाला मैंने ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ में मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दूंगा, यहाँ पर ऐसे कर दूंगा, यहाँ पर ऐसे कर दूंगा, ये हो गया थीटा। तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बन गया आपका। तो यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा पी बाई बी हो जाएगा, पी बाई पी हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ जैसे डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स हो गया, डी बाई बाई डी एक्स हो गया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर करना, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, समझा दिया। इसको टेंजेंट भी कहते हैं। ये टेंजेंट के नाम से जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि भैया सर्किल होता है, सर्किल के किसी भी पॉइंट से निकलता है, तो यहाँ पर ये टेंजेंट का फॉर्म लेता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई। चलिए जितनी सारी जानकारी मिल गई, आगे हम लोग बात करते हैं। ये जो आपका डी बाई बाई डी एक्स है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिजिक्स में इसको कुछ और नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, यहां पर देखो दो तरीके से इसको है। अगर इसको बात करेंगे इन मैथ और इसको बात करेंगे इन फिजिक्स, तो अगर मैथमेटिक्स में होगा तो ऐसे बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन किसका है सेम चीज, लेकिन इसको मैथ में क्या बोलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बाई, पहला डेरिवेटिव बाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट जब हम फिजिक्स में आएंगे, जब हम फिजिक्स की बात करेंगे, तो फिजिक्स में बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये दिमाग में सेट करना है। ये एवरेज है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है।
दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो आपको थोड़ा समझना है कि फिजिक्स में ये आपको बोला जाएगा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैथ में इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इन दोनों को ही हम लोग जो चैप्टर है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और आपने डिफरेंशिएशन का मैथ में पढ़ा होगा, यदि आप मैथमेटिक्स में हैं, और नहीं भी पढ़ा है, बायो का स्टूडेंट है, तो भी टेंशन नहीं लेने का। कोई आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बहुत हार्ड सवाल नहीं आएगा। एक टर्म बता रहा हूं कि इस सिस्टम को दोनों के हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, कहीं पे यहां लिख देता हूं, मैं इन दोनों टर्म के बदले बीच में लिख देता हूं यहां पे। डिफरेंशिएशन कहते हैं, इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक है। ये इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैथ में भी डिफरेंशिएशन के नाम से आता है, दोनों ही सेम, नाम डिफरेंट हो गया। मैथ में ये बोलेंगे, फिजिक्स में ये बोलेंगे, बस यही फर्क हो गया। हाँ, लेकिन जो फॉर्मूला वगैरह है वो एक ही है, जो मैथ का है वही फिजिक्स का है। वो क्या फॉर्मूला वगैरह है, थोड़ा सा उसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं डिफरेंशिएशन का। और एक इंटीग्रेशन होता है, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया आपका, ये हो गया डिफरेंशिएशन का टर्म। दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं, एक होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां पर आता है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं अगर, तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का सिंबल होता है, इस तरीके से। बोलेगा ये क्या है सर, इस तरीके का सिंबल होता है। अब लिमिट होता है इसमें, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। यहां पर हम लिमिट इसको डालते हैं कि आप लोअर लिमिट डाल रहे हो कि अपर लिमिट डाल रहे हो, ये थोड़ा सा आपको समझना होता है। यहाँ पे इस चीज को हम समझते हैं। तो मान लेते हैं ये x1 से x2 है। अब यहां पर कुछ फंक्शन रहेगा आपका, कुछ भी, मान लो ये x लूंगा मैं, तो यहां पर dx आएगा, ध्यान देना, x लूंगा तो dx आएगा यहां पे। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन जो होता क्या है, आप इसको थोड़ा समझना आपको ध्यान से। आपने पढ़ा होगा 10th में, इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है, ये वाला आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जिसमें यहां पर ऐसा लिखते हैं x1 से x2, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ टर्म होता है, मान लो x और ये समथिंग कुछ, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, कुछ फंक्शन लिख दिया जिसको जोड़ते हैं। तो ये जो मैंने, ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल, ये वाला जो सिंबल होता है, इसी सिंबल के बदले ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स में, x1 x2। ये इसके क्या इस्तेमाल क्यों किया जाता है, एक तरह सम करने का काम आता है। तो ग्राफ में जो प्लॉट बनता है, ग्राफ जो हिस्सा बनाते हैं, जैसे ये ग्राफ बना है, तो इस ग्राफ में मान लो, इस ग्राफ में मान लो कि मुझे ये वाला इसका एरिया चाहिए, मैं मान लो इस वाला ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में मुझे इतना एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, इतना एरिया चाहिए। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, यानी एरिया के लिए निकालते हैं, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ के लिए हम लोग इंटीग्रेशन वर्ड का यूज करते हैं। तो आगे से जहां जहां भी इंटीग्रेशन आप देखोगे, वहां वहां आपको जो है एरिया अंडर ग्राफ के रिलेटेड चीजें आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आइए इन दोनों को थोड़ा सा समझते हैं। इंटीग्रेशन भी समझा दिया मैंने, फार्मूला एक बार देख लेते हैं, किस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे ये काम करता है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, और रफ करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको फार्मूला बता देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बता दूंगा, और फिर हम अपने चलेंगे, बात खत्म हो जाएगा। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा बेसिक पार्ट है जो आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अभी 2-4 मिनट में इसको क्लियर कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर डिफरेंशिएशन हम लेंगे, अगर हम डिफरेंशिएशन लेंगे, लेट मी टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन। तो अगर हम डिफरेंशिएशन का टर्म लेते हैं, मान लो dy बाई dx लिखा हमने, ठीक है, यानी कि यहां पर किसका कर रहे हैं, बाई का कर रहे हैं, यहां पर हम बाई का कर रहे हैं, सपोज करते हैं बाई का कर रहे हैं। लेट मान लेते हैं कि यहाँ बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, हम मान लेते हैं कि यहाँ जो बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ऐसे बोलेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। हेलो, बस जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर लो, जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और सेम कॉपी कर लेना होता है, और पावर में एक माइनस कर देना होता है, यानी n-1 कर देना होता है, दैट्स ऑल, इतना ही करना होता है। और इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो स्लोप निकालने के लिए होता है। डिफरेंशिएशन किस काम के लिए आएगा, तो मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन आएगा स्लोप ऑफ द ग्राफ,
यहां पर लिख देता हूं, इसका इस्तेमाल आएगा टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द ग्राफ, टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के स्लोप को बताने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो इसका यूज जो हम लोग करते हैं भैया ग्राफ के स्लोप को बताने के लिए। स्लोप मैंने बता दिया tan थीटा होता है, उस तरह बताने के लिए होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले एक चीज और, अगर आपका कुछ ऐसा टर्म आ जाए, जैसे कि मान के चलते हैं, लिखते हैं d बाई डी एक्स m इंटू एन, ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाए। तो अगर ऐसा आ जाए बच्चों, तो आपको कहते हैं जो मैथ का विद्यार्थी होगा उसको मजा आ रहा होगा, मतलब वो हंस रहा होगा क्योंकि उसको खूब प्रैक्टिस होती है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जो है मैथ के विद्यार्थी नहीं हो, मेरी हिस्सा है, मेरी जिम्मेदारी इसको बताना जितना यूज है। तो देखिए m से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और डी बाई डी एक्स, ठीक है, n का करेंगे, प्लस फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे, n को कांस्टेंट रखेंगे और d बाई डी एक्स और यहाँ m रखेंगे। तो ये वाला फंडा, दोनों पर एक एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए, हम जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं कि x, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इफ x इज इक्वल टू 3t की पावर 4 माइनस 2 की पावर q दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। और आपसे ये x मतलब पोजीशन होता है, x का मतलब पोजीशन होता है। और यहां पर इसको, चलो इसको छोड़ो यार, पोजीशन छोड़ो, तुम इसको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब dx बाई डी टी पता करो। तो dx बाई डी टी पता करोगे तो कैसा हो जाएगा? dx बाई डी टी अगर पता करेंगे तो कैसा हो जाएगा? d बाई डी टी ऑफ 3t की पावर 4 माइनस 2 पावर 3, यानी कितना हो जाएगा? एक एक कर देंगे। d बाई डी टी ऑफ 3t की पावर 4 माइनस d बाई डी टी ऑफ 2t की पावर क्यूब। फिर ये वाला 3 इधर आ जाएगा और ये इधर t की पावर 4 हो जाएगा। इतना आसान है, कुछ करना थोड़ी ना है, फालतू के टेंशन लेते रहते हो यार तुम लोग हैं। देखो ये 3 है ना, इसको 3 को ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पर इस टर्म को देखो जरा, इस टर्म पर फोकस करो, यहाँ इस पे फोकस करो, तो दिख रहा है ये पावर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, पावर मल्टीप्लाई। तो करो मल्टीप्लाई 4, और क्या है, सेम चीज कॉपी करो, t 4 माइनस 1, पावर में घटा दो, माइनस 2, पावर आगे मल्टीप्लाई करो, और t 3 माइनस 1, तो कितना आ गया? 12t क्यू माइनस कितना आ जाएगा? ये 6t स्क्वायर। तो यहां पर जो है ये वाला फंडा हमारे सामने आ गया, 12t क्यू माइनस 6t स्क्वायर। अगर इसको फर्दर डिफरेंशिएट हम करेंगे, आगे करेंगे, तो और फिर इसी तरीके से करेंगे। तो चलो एक हिस्सा समझ में आ गया, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बच्चों, अगर इंटीग्रेशन की बात करूंगा मैं, अच्छा एक तो छूट गया यहाँ पे, अगर इस तरह का होगा, ये वाला होगा, अगर ये वाला, तो यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर एक को कांस्टेंट रखोगे, दूसरा करोगे, दूसरे को कांस्टेंट रखोगे, फिर उसको करोगे। ये आप केवल ध्यान रखना। जैसे मान लो m है, तो m आगे लिख दिया, बाकी n का जो भी टर्म होगा यहां पर, फिर इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना, फिर n को कांस्टेंट रखना, फिर m को लिखना, फिर इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना। तो ये आपको क्लियरली बता देगा, ठीक है। इंटीग्रेशन किस लिए काम आता है? तो इंटीग्रेशन काम आता है टू फाइंड आउट एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ बताने काम आता है। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आपको जानना है। और यह आपको लॉज ऑफ मोशन और जो वर्क वाला चैप्टर है उसमें भी आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, तो वहां भी आपको अच्छी प्रैक्टिस करवा देगा ये। और अगर यहाँ नहीं सीखोगे तो वहां फंस जाओगे फिर। तो इंटीग्रेशन का मान लो मैं ऐसा लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन लिखता हूँ यहाँ पर, ऐसे लिखा, सपोज करते हैं ये x1 से x2 है ना, आप बोलते हैं लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक गया ये, ठीक है, x1 से x2 तक गया है यहाँ पे। और मान लो मैंने लिखा x की पावर n dx लिखा। इसका जो फॉर्मूला होगा बहुत सिंपल होता है, इसको ध्यान समझना। इसका कहता है फॉर्मूला में कि यहाँ पर क्या करना है आपको, जो x है, जो भी x है उसके पावर में +1 कर देना है। ध्यान देना, यहाँ इसके पावर में -1 कर दिया था, इसके पावर में +1 कर देते हैं हम लोग साथ में। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था इसके पावर से, यहाँ पर डिवाइड करेंगे सेम से, जो हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद n+1 से ही हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आपके सिलेबस में जो आएगा वो डेफिनिट वाला आएगा, यानी कि आपको इसमें x1 x2 दिया रहेगा, रेंज आपको दिया रहेगा। और इनडेफिनिट का तो फिर मैथमेटिक्स में चैप्टर है, वो तो खैर उसमें मैथ वाले टीचर पढ़ाएंगे, या अभी खुद से जैसे पढ़ लो यार, तुम्हारी इच्छा है। तो देखो यहाँ पर जो है फिर इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालेंगे x1 से x2। नहीं समझ में आया कि एग्जाम्पल समझाते हैं। फॉर्मूला दिख रहा है आपके सामने, एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि किस तरीके से अपना काम करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि सिंपली अगर मान लो दिया है v इज इक्वल टू 2t प्लस 5, 2t प्लस 5 दिया है, यहाँ पर 2t प्लस 5 दिया है। अब यहां से आपको क्या करना है, रेंज दे रहा, फाइंड x या फाइंड डिफरेंशिएशन कितना, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू कितना दे रहा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, मान लो अब x कहां से आ गया, तो ये वेलोसिटी होता है, वो पोजीशन होता है, ये बेसिक होता है, वो भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, पहले इसको समझ लेते हैं। तो मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे कितना से, मान लो 0 से 2 और ये लिख दिया मैंने लिख दिया v dt। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब हो गया 0 से 2। मजा आ रहा है पढ़ने में सर? मजा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना अटपटा लग रहा है। देखो अगर बायो का स्टूडेंट होगे तो अटपटा लगेगा, मैथ के रहोगे तो अटपटा नहीं लगेगा, सीधी सी बात। अगर मैथ के हो अटपटा लग रहा है मतलब चैप्टर पढ़ा ही नहीं आपने, मैथ में है चैप्टर आपके पढ़ना। फिर भी बहुत इजी समझा रहा हूँ यार, एक दो बार कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस करोगे ना इजी हो जाएगा। क्या इन लोगों में तुम डरते रहते हो? देखो यहाँ पे इसको डिफरेंट करो, अलग अलग करो जल्दी से। तो ये दो भागों में बांटो इसको, 0 से 2t dt प्लस 0 से 2, ठीक है, 5 dt। दो हिस्सों में बांट दिया, जैसा दिख रहा है आपको, दो हिस्सों में बट गया ये। चलिए बड़ा गजब ही नाग सा दिख रहा है। हाँ ठीक है, नाग सा, नागिन डांस मत करना। देखो यहाँ पर ये वाला, इसमें क्या करें, जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर निकाल दो। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, यहाँ 2 बाहर निकल गया, तो 2 बाहर निकलेगा 0 से 2, और t की पावर कितना है 1 dt प्लस वहाँ कांस्टेंट कितना है 5, तो यहाँ 0 से कितना हो गया 2 हो गया, कुछ नहीं है। तो t की पावर 0 तो है, आपने पढ़ा होगा, किसी के पावर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। और ये क्या हो गया, dt हो गया। अब सेम फंडा दिख रहा है आपको फंडा दिख रहा है, सेम फंडा, यानी इस पे आप फोकस करो, इस वाले पे, और यहां पर इस पे करो आप, क्योंकि दिख रहा है नहीं यहाँ पर डायरेक्टली पावर n है, ये हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो कैसा हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, t की पावर 1 है तो पावर में 1 + 1 जुड़ जाएगा और 1 + 1 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 0 से 2 हो गया, प्लस 5, पावर t की पावर 0 है, 0 + 1, और नीचे भी कितना हो जाएगा 0 + 1 और 0 से 2 हो गया। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और क्या करना है, क्या करोगे, सोल्व ही तो करोगे यहाँ पे। तो कैसा हो जाएगा, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू मैं इधर लिख देता हूं, तो ये देखो 2 हो गया, ये हो जाएगा t² बाई 2 0 से 2 प्लस 5 t 0 से 2, ठीक है। तो अपर में से लोअर वाला घटाना होता है, कुछ नहीं होता है। देखो ऐसा होता है कि ये जो है ना, ये वाला 2 है ना, एक बार इसके अंदर 2 पुट करने का और एक बार 0 पुट करने का, यहाँ भी एक बार t की जगह 2 पुट करने का और 0 पुट करने का, और फाइनल माइनस इनिशियल कर देने का, बस इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, अब एक बार रखेंगे 2 की जगह, t की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 कर दिया मैंने ये, चलो यही देते चलो जो लिख रहे हो तुम, प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 0, ये लिख दो यार। तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये तो 0 का टर्म में हट गया, ये हो गया 2 × 2 = 4 और नीचे है 2, तो 4 और 2, तो यहाँ पर एक 2 तो ऐसा ही कट जाएगा यहाँ पे, फिर भी लिख देता हूँ 2 × 4/2 और प्लस ये 10 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, इसका आंसर 14 आ गया। यहाँ पर 14 क्या आ गया, आंसर आ गया 14। तो इस तरीके से जो है आपको मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दी कि जब भी फोर्स में आएगा
लॉज ऑफ मोशन में आएगा, इम्पल्स में आएगा, मोमेंटम में आएगा, या आगे जो भी आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें ये आएगा ही आएगा, ये इंटीग्रेशन का टर्म आएगा। तो वहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर यहाँ पर फिर ये समझ में नहीं आया, वो नहीं समझ में आया, और डिफ्रेंसिएशन का आएगा। तो बेसिक चीज़ें क्लियर कर दी मैंने। अब इसके बाद थोड़ा और बेसिक क्लियर करता हूँ, और उसमें मैं आपको थोड़ा और बेसिक जानकारी देता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत ही बेसिक जानकारी आपको देते हैं जी, बहुत बेसिक जानकारी देते हैं, और एक ऐसी बेसिक जानकारी दूंगा जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब समझ में आता होगा, फिजिक्स के टर्म है सब समझ में आता होगा। नहीं समझ में आता होगा तो एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो कोई भी चीज कहते हैं, कोई भी चीज जिसका एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, कोई भी चीज मान लो यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर तुम खड़े हो और यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई रुका हुआ है। अब इसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा पोजीशन नहीं बदल रहा है तो तुम हो गए रेस्ट में। लेकिन अगर तुम मूव करना शुरू कर दोगे, यहाँ से मान लो यहाँ पर आ गए, यहाँ से यहाँ पर आ गए, यानी इसका मतलब तुम आ गए किस में, मोशन में। तो ये मोशन और रेस्ट की कहानी होती है, ना, मोशन और रेस्ट की कहानी होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जाननी है तुम्हें, जैसे कि मान लो मैंने लिखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, हाँ, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ओहो जी, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में अभी जो है स्केलर क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी में अब तक हमने पढ़ा था कि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, यही पढ़ा था ना। इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और इसके पास हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं टाइम स्केलर है या वेक्टर है, तो आपको चेक करना होगा क्या टाइम बताने में डायरेक्शन का यूज हो रहा है। क्या आप बोलते हो कि 5 बज गया पूरब की ओर, ईस्ट की ओर, मान लो 6 बज गया वेस्ट की ओर, ऐसा तो नहीं बोलते। तो यहाँ पर टाइम का मतलब डायरेक्शन कोई यूज नहीं है। सो जो डायरेक्शन में नहीं आएगा वह स्केलर में आ गया। और जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया फोर्स, तो फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेशल एक सिंबल लगाते हैं वेक्टर का, ऐसे एरो लगाते हैं, ये बताता है कि ये वेक्टर है, ठीक है। यानी कि आप बोलेंगे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो पूछेगा किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्या डायरेक्शन है आपका लगाने का, तो आपको डायरेक्शन में बता देगा ये कि भाई इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। बट ये तो बेसिक था 9वीं 10वीं का, निब्बा निब्बी का था ये। अब जो है ना, अब आपको पढ़ना है स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस की अगर बात करें, इसको सिंपल ऐड किया जा सकता है। सिंपल इसको आप ऐड कर सकते हो, सिंपल, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये सिंपल कर सकते हो। लेकिन अगर आप दो वेक्टर्स दिए गए हैं आपको, अगर आपको वेक्टर्स को ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक आपको यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ लॉ है, यहाँ पर एक एडिशन लॉ पढ़ना होता है जिसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक काम करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या काम करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन काम करता है। वेक्टर कैसा दिखता है, तो देखो वेक्टर का सिंपल है, यहाँ पर इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। ये वाला हिस्सा को हम लोग हेड बोलते हैं और इस वाले हिस्से को टेल बोलते हैं, तो इसी को वेक्टर कहते हैं। वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है, देखो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे करके घुमा सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे मान लेते हैं ये वाला, ये किसी भी डायरेक्शन में, मान लो कैप है, इसका हेड है, कैप जो है हेड है, तो ऐसे करके इसको घुमाया जा सकता है, 360 रोटेट किया जा सकता है। तो किसी भी वेक्टर को अगर एक 360 घुमा देंगे तो वापस अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं वो। तो एक स्पेशल है, बहुत सिंपल है, कोई ला नहीं। मान लो 2 वेक्टर ऐड करना है, सपोज करते हैं 2 वेक्टर ऐड करना है। मान लो एक वेक्टर ये दे दिया है, सपोज करते हैं ये वेक्टर है, ये मान चलते हैं ये वेक्टर F1 है, सपोज करते हैं, और मान लो ये वाला दे दिया है वेक्टर F2 दे दिया है। इसको हमें ऐड करना है, दोनों को ऐड करके डायरेक्शन बताना है। तो बहुत सिंपल है, आप डिसाइड कर लो, कोई भी पहला वेक्टर देख लो, और बहुत सिंपल देखो कैसे करना है। पहला वेक्टर उठा लो, उठा लिया पहला वेक्टर F1 है ना, F1 पहला वेक्टर उठा लिया, तो ये हमने पहला वेक्टर F1 उठा लिया, ठीक है, पहला वेक्टर F1 ले लिया हमने। अब क्या कहता है, पहले वेक्टर के सर पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दो, हेड पे टेल रख दो, यानी कि यहाँ पर इसका, इस वाले का यहाँ पर ऐसे रख दो, डायरेक्शन मत बदलना, ये डायरेक्शन वही रहेगा, तो ये F2 रख दिया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये वाला जो आपको मिल रहा है ना, यानी पहले वाले का टेल दूसरे वाले का हेड, अगर ये वाला मिला दोगे
तो ये वाला आपका मिल गया F1 प्लस F2, ये मिल गया F1 प्लस F2 मिल गया। तो कुछ चीजें थी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का था, ये आपका स्केलर का था, ये चीजें आपको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी कुछ चीजें और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि वेक्टर को किसी भी फॉर्म में तोड़ा जा सकता है अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली। जैसे कि मान लो मैं एक फोर्स लेता हूं, कोई भी फोर्स, तो फोर्स क्या है, एक्चुअली एक वेक्टर है। फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर है। फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। तो सवाल आता है हाउ टू ब्रेक द वेक्टर्स इन द कंपोनेंट्स, और ये आपको आएगा। तो कंपोनेंट्स में तोड़ने के लिए ग्राफ पर जरा आते हैं। तो ग्राफ हमने क्या पढ़ा है, तो ग्राफ हमने यही पढ़ा है ना, ये बाई हो गया, ये एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, ये जेड हो गया। तो जनरली एक्स बाई जेड, ये तीन आप ग्राफिकल एक्सिस, तीन एक्सिस आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इस एक्सिस में देखो, अगर इस फोर्स को ब्रेक करना चाहेंगे हम लोग, तो एक एक्स के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे एफ एक्स, क्या बोलेंगे, एफ एक्स बोलेंगे यहाँ पे। अगर बाई के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे एफ बाई, और अगर जेड के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे एफ जेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ जेड बोलेंगे। ठीक है, तो फिर ये डिनोट करता है आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, जैसे कि अभी देखेंगे, जैसे एक्स वाले को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं। अगर यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका डिनोशन होता है कैप में, इसे बोलते हैं एफ एक्स आई कैप, एफ एक्स आई कैप। ठीक है, एफ बाई जे कैप, एफ जेड के कैप। यानी कि देखोगे ध्यान से, यहां अगर एफ एक्स की बात करते हैं तो एफ एक्स हो गया मैग्नीट्यूड, एफ एक्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और इस वाले से हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन, कि ये एक्स की ओर है, डायरेक्शन पता चलता है। तो इसको बोलते हैं एफ एक्स आई कैप। इसी तरीके से एफ जेड के कैप में देखेंगे, एफ जेड क्या होता है, तो एफ जेड होता है मैग्नीट्यूड, और के कैप क्या बता रहा है, के कैप डायरेक्शन बता रहा है। तो जनरली अगर इस फोर्स को ब्रेक करेंगे तो ऐसा ब्रेक करेगा, एफ एक्स आई कैप, एफ बाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, वेक्टर को मान लो कोई वेक्टर एफ है, ये वेक्टर है, तो ये क्या बता रहा है, ये अभी मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, मैग्नीट्यूड ही बता रहा है, साथ में डायरेक्शन भी बता रहा है। अब हम चाहते हैं कि केवल और केवल ये बताए, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ही बताए, डायरेक्शन नहीं बताए। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड बताना है, ओनली मैग्नीट्यूड बताना है मुझे, ओनली मैग्नीट्यूड बताना है, तो इसको ऐसा या तो एफ लिख दो सिंपल, या एक तरीका होता है कि अगर एरो देना भी है तो मोड लगा दो। मोड भी एक फंक्शन है, इसके अंदर आप माइनस का कोई भी चीज डालोगे तो प्लस हो जाता है, कोई भी चीज माइनस का डालोगे प्लस हो जाएगा। मोड में -5 डालोगे प्लस हो जाएगा। तो ये उसको बोलते हैं मोड ऑफ एफ वेक्टर, मोड ऑफ एफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ एफ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ, या मोड ऑफ एफ वेक्टर, जैसे बोल लो यार। ये प्रोनाउंस करने का तरीका है, केवल और केवल इसका बताना है, कोई फोर्स है इसका, ये केवल बताना है। ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, बता दी। आइए अब बेसिक जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारा, वो आपका भी जो काइनेमेटिक्स है उसमें बार बार जो यूज होने वाला है, उसमें क्या क्या आने वाला, नहीं आने वाला। तो एक बार मैं क्या करता हूं, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा के बहुत बेसिक जो है हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जो आपको बार बार रिपीट करेगा। जैसे वेलोसिटी आएगा, पोजीशन आएगा, इनके बाद एक्सेलरेशन आएगा, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बार बार आएगा। अब वहां पर थोड़ी ना बार बार बताता रहूंगा मैं आपको यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा बेसिक, मैंने बोला ना बेसिक क्लास है, मतलब बेसिक क्लास है ये। देखिए सिंपल बात करते हैं, बहुत बेसिक में ले रहा हूं, बहुत बेसिक ले रहा हूं। जैसे मान के चलते हैं यहां पर ये सड़क है, समझना ध्यान से, ये सड़क है। इस सड़क में क्या है, यहां पर आप ऐसे करके यहां पर आप यहां पर हो। अब अगर आप मोशन में हो तो ऑब्वियसली आपका पोजीशन चेंज करेगा। मान लो ये पोजीशन ए है, आप यहां पर कुछ दौड़ रहे थे, कुछ आपकी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी कितनी थी, तो मान लो यहाँ यू वेलोसिटी थी, यू मान लो इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, मान लो यू आपका था 2 मीटर पर सेकेंड, कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड था यू, इनिशियल वेलोसिटी आपका था। वेलोसिटी का मतलब होता है कितना सेकंड में कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द वेलोसिटी। एक डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में जब बात करते हैं। तो अब आपने देखा पीछे का कुत्ता लग गया है, अब आपने और अपना तेज रफ्तार बढ़ा दिया और दौड़ते 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 आप यहाँ पर आ गए, बी पॉइंट पे आ गए। यहाँ पर आपका जो फाइनल वेलोसिटी वी हो गया वो हो गया 5 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया यहाँ पर। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया आपने।
तो वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो क्या क्या चीजें आपके साथ होगी, तो सबसे पहले तो आपने एक फिक्स डिस्टेंस तय किया होगा, उसको एस से डिनोट करते हैं, एस मीटर मान लेते हैं। आपको यहां से आने में कुछ समय लगा होगा, टी सेकंड मान लेते हैं। और जब आपकी वेलोसिटी में चेंज आता है तो वहां एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। क्या टर्म इंट्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। तो एक वर्ड होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कुछ और नहीं है, एक्सेलरेशन से क्या कर सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन से या तो वेलोसिटी को बढ़ाया जा सकता है, वेलोसिटी बोल लो, स्पीड बोल लो, स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, या तो वेलोसिटी या स्पीड को क्या कर सकते हैं हम लोग, डिक्रीज कर सकते हैं, दोनों ही चीजें बोल सकते हैं। तो जनरली अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा तो इसका नाम एक्सेलरेशन ही होगा, इसका नाम क्या होगा, एक्सेलरेशन ही होगा। लेकिन अगर ये वेलोसिटी स्पीड को डिक्रीज करेगा तो इसको बोलेंगे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोलेंगे। ये पॉजिटिव में देगा वैल्यू और ये निगेटिव में वैल्यू देगा, ठीक। ये जीरो कब होता है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड जो बोल लो। यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड से है, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड से है, तो कहीं भी आप घटाओगे 10 - 10 करोगे तो जीरो ही आने वाला है। यानी कि वेलोसिटी क्या है, एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चेंज नहीं कर रहा है ये। एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दिया आपने और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एकदम से वो बदल नहीं रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, तो देखो इसी से वर्ड हुआ एक्सेलरेटर का जन्म हुआ। एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर क्या करता है, गाड़ी में लगा होता है, वो क्या करता है, गाड़ी की स्पीड को 20 की स्पीड चल रहा है 40 की स्पीड कर दिया, 40 से 50 की स्पीड कर दिया, तो इसका फार्मूला निकलता है, ऐसे करके निकालते हैं। ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, तो v माइनस यू, और कितना टाइम में हुआ है, तो t टाइम में हुआ है। तो यहां से जो है ये वाला आ जाता है v a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि a इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी, ठीक है। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये होता है मीटर पर सेकंड में, ये होता है सेकंड में, तो ये किस में हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो जाता है, राइट। अब आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यहां पर जो है, यहां पर कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पढ़ना है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पढ़ना है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आता है, तो इसी वाले से आता है। देखो इस वाले में अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो at हो जाएगा, at इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर होता है u क्या हो गया आपका, इनिशियल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पर कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस at, दूसरा होता है ac इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यानी तीन तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ना होता है इसमें, और इन तीनों के बारे में ही आगे आएंगे, इस्तेमाल होगा, जो भी आएगा आगे इस्तेमाल होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। और एक लास्ट टॉपिक बचा है, एक लास्ट, अगर आप बोर हो गए हो तो मुझे नहीं लगता कि आप बोर हुए होगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है हाँ यार मैं तो बोर हो गया एकदम से, सर क्या बता दिया आपने, तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी थोड़ा लगेगा अटपटा, और बाद में यही सब सीख लोगे तो लगेगा चटपटा। सोचो, आपने महसूस किया है ना कि अगर मान लो आप कौन से पार्टी में जाना पसंद करते हो। मुझे याद है कि मैं एक बार एक किसी पार्टी में गया, बहुत बड़ा पार्टी था, वो लगभग 70-80 लाख का पार्टी था, बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है उसमें था, तो उसमें मैं गया था, इनवाइट किया था। अब मेरा कोई वहाँ पर कोई मतलब मुझे ऐसे ही एक बोलते ना कोई था, उन्होंने बुला लिया था मुझे, मैं चला गया था, मेरे रिश्तेदार तो थे नहीं, वो मेरे परिवार तो थे नहीं। अब जब मैं पार्टी में गया तो कितना खाऊंगा, अब आइसक्रीम खा रहा हूँ तो पूरा आइसक्रीम का ऐसा लगा सजा हुआ है, इधर फ्रूट का सजा हुआ, इतना महंगा पार्टी था। अब खा पी के आराम से बैठा हुआ हूँ मैं, क्यों भाई, इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, जान पहचान ही नहीं है। लेकिन सोचो अगर वो मेरे रिश्तेदार की शादी होती या उसमें मेरे दोस्त लोग होते हैं, मैं अपने दोस्तों को मिस कर रहा था, डीजे वीजे सब बज रहा था, अकेले कहाँ जाके होली से डांस करूंगा मैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे करके ये मैं इंट्रोडक्शन करवा दिया मैंने आपको। अब ये बीच बीच में आते रहेंगे, हेलो जी याद है आपको मैं वहाँ आया था। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं सीखोगे, वहाँ पर आएगा तो फिर आप बैठ के रोना शुरू कर दोगे। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, समझो मेरी बात ध्यान से। फिजिक्स में
कहीं भी किसी के साथ माइनस या प्लस का साइन आएगा तो वो डायरेक्शन को बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन को बताएगा। हमेशा आप ध्यान रखना, किस चीज को बताएगा? डायरेक्शन को बताएगा। जैसे मान लेते हैं, क्या माने कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लो ये ले लिया, फिर से ये आ गया। अब मान लो इस चीज को यहां पर मैंने पकड़ रखा है, इसको पकड़ के मैं यहां नीचे गिरा रहा हूं, नीचे गिर गया ये। तो जब यहां मैंने पकड़ा और ये नीचे गिरा, यानी इसका जो वेलोसिटी है वो नीचे की ओर है। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसका वेलोसिटी क्या है? नीचे की ओर है। और धरती भी इसको जिस एक्सेलरेशन से खींच रही है वो ग्रेविटी यानी स्मॉल जी जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी नीचे की ओर है। यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी नीचे की ओर है, इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है। और मजे की बात है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसने डिस्टेंस जो तय किया है वो भी क्या है? इस डायरेक्शन में है। यानी इसका एरो कैसा बनेगा? नीचे की ओर बनेगा। अगर इसका एरो मैं बनाऊं, अगर इधर आपके सामने यहां पर मैं एरो बनाऊं तो कैसा एरो बनेगा कि इस पॉइंट से मैंने इसको रिलीज किया और नीचे की ओर फेंका, इसको नीचे की ओर आया, ये इसका एरो बनेगा। बोलो, यही एरो बनेगा। यानी एक डायरेक्शन तो ये हो गया आपका। चलो मैं यहां पर बनाता हूं, यहां पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इससे ये नीचे की ओर आया, ये कहाँ आया? नीचे की ओर आया। ये एरो बढ़िया से दे देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो एरो दे दिया मैंने, ये नीचे की ओर आ रहा है, यानी इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। ये कौन सा हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। और यहां क्या क्या अप्लाई हो रहा है? नीचे की ओर क्या क्या लग रहा है? देखो नीचे की ओर इसकी क्या लग रही है, तो मान ली नीचे की ओर मान लेते हैं इसका सपोज कर लेते हैं कि यू लगा होगा। यू तो खैर यहाँ पर रेस्ट में था, 0 ही था, तो यहाँ पर ड्रॉप करें। वी मान लो वी है यहाँ पर नीचे की ओर, यहाँ इस वाले टर्म में डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी है, वेलोसिटी है, और क्या क्या है? एक्सेलरेशन है, जी मान लेता हूं मैं, एक्सेलरेशन जी मान लेता हूं। और क्या है? डिस्टेंस है, पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है। ये 3 चीजें यहां पर इस्तेमाल हुआ। ये नीचे का डायरेक्शन हो गया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं। एससी वर्मा जो फिजिक्स के इतने बड़े राइटर हैं, तो जितने टीचर्स हैं उनका, वो अभी उनका क्लास चल रहा था टीचरों का, तो वो ये पूछ रहे थे कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अब मैं ऊपर की ओर इसको फेंक रहा हूँ, इसको ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ। तो जब मैंने इसको ऊपर की ओर फेंका तब भी ये नीचे आने की कोशिश किया। इसका मतलब जब मैं इसको ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अब मैंने ऊपर की ओर कर दिया, इसका डिस्टेंस ट्रेवल ऊपर की ओर कर दिया, पर जी अभी भी नीचे ही लग रहा है। पॉइंट करना है इस बात को। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो इस पॉइंट से मैंने इसको ऊपर भेजने की कोशिश की, इस पॉइंट से इसको ऊपर भेजने, अपवर्ड डायरेक्शन इसको बोलेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन, इसको बोलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की ओर फेंका मैंने, भैया जब ऊपर की ओर फेंका मैंने किसी भी चीज को, मान लो किसी भी चीज को ऊपर की ओर फेंका मैंने, तो यहां पर अब क्या आ रहा है? इस वाले में भी क्या आ रहा है? इस वाले में क्या क्या आ रहा है बताओ? इस वाले में, तो इस वाले में जैसे यहां पर ये आ रहा था, यहां पर ये वाला टर्म आ रहा था, दिस वन, ये वाला टर्म आ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन सा टर्म आ जाएगा? तो यहाँ भी आ रहा है वेलोसिटी ऊपर की ओर जा रहा है ना, वी है ना, वी यहाँ आ रहा है, देखो वी आ रहा है, और क्या आ रहा है? जी अभी भी नीचे की ओर है, और एस आ रहा है। मेरी बात ध्यान समझना यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर बंधु, मेरी बात ध्यान समझना, अब क्या हो जाएगा कि आपको डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानना चाहते हो और किस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना चाहते हो। ये आपने डिसाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है। मान लो कि मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव डिसाइड करूंगा तो नीचे वाले डायरेक्शन में जितनी क्वांटिटी आएगी सब नेगेटिव में आएगा। या अगर मैं नीचे वाले को नेगेटिव मानूंगा कि ये डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ऊपर वाला जितना होगा सब पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी एक डायरेक्शन को आपको डिसाइड करना है, किसी भी एक डायरेक्शन को। जैसे मिटा देता हूं यहाँ पे, और मिटा के मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लेते हैं कि जैसे ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने ले लिया। अब मान लेते हैं इस पॉइंट के इधर है और इस पॉइंट के इधर है, तो अगर मैं इस वाले डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव मानता हूं और इस वाले को नेगेटिव मानता हूं, तो इधर की ओर मान लो इधर कोई फोर्स लग रहा है, एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन लग रहा है। तो अगर जो डायरेक्शन के साथ हो गया, लेकिन अब ऐसे में लिखूंगा तो एफ इज इक्वल टू लिखूंगा 5 न्यूटन। ध्यान समझना, F1 मान लो, F1 5 न्यूटन हो गया। यहां पर मान लो F2 लग रहा है, ये है 10 न्यूटन।
तो यहाँ पर अगर निगेटिव इधर माना है तो इधर लिखूंगा F2 इज इक्वल टू -10 न्यूटन। तो ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है। जनरली आप देखेंगे माइनस जो है डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है यहाँ पे। या मान लो यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे बोला था, अब देखो आपके पास ऑप्शन है, अगर मान लो ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हो और नीचे वाले को निगेटिव मानते हो, तो यहाँ पर देखो जी जो है ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जी नीचे की ओर लगता है, जी किधर की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इस वाले केस में, डाउनवर्ड वाले केस में, अगर किसी चीज को फॉलिंग गिरा रहे हैं हम लोग, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, जो भी क्वांटिटी आएगा नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऊपर वाले को नेगेटिव मान, नीचे वाले को पॉजिटिव मान लोगे और ऊपर नेगेटिव मानोगे, तब यहाँ वाला जी है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये जो प्लस और माइनस का साइन होता है बच्चों, ये बताता है डायरेक्शन के बारे में। तो यानी आपको बिल्कुल आजाद हो, दो डायरेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप अप डाउन या लेफ्ट राइट, या जैसे मान लो ये वाला ऐसा मिल गया डायरेक्शन, सपोज करते हैं ऐसा मिल गया, तो सपोज करते हैं इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वाले से अगर इधर कोई फोर्स लग रहा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर लग रहा तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी साइन जब आप लगाओगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि किधर की ओर लगा रहे हो, किधर की ओर नहीं लगा रहे हो। तो आई होप आपको बहुत सारी जानकारी मिला होगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। और ये कुछ बेसिक जानकारी थी, बहुत ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ सकता इसमें, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर दी। अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे, जो हमारा लॉज ऑफ मोशन है उस पर हम पढ़ेंगे। और फिजिक्स के बारे में बताऊं, जितनी सारी बेसिक मैंने बताई, ये बेसिक मुझे समझने में, मुझे शुरुआती के 3-4 महीने ये समझ में ही नहीं आया था, बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। मतलब लगता था पता नहीं पढ़ क्या रहा हूँ, जाता था केवल लिख के आता, जाता था केवल लिख के आता था। तो अभी क्या है, मैं आपको इसलिए मैंने बता दिया कि अगर ये बेसिक मिस कर गया आपसे, तो फिर आपको आगे के फिजिक्स में रोते रहोगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आई चैलेंज, तुम आजमा के देख लो, अक्टूबर के पेपर में तुम ना रो दिए तो मुझे कहना, तुम ये वाला क्लास मिस कर दो। बेसिक चीज़ें, इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं आए, डिफरेंशिएशन तुम्हें नहीं आए, बाकी चीज़ें नहीं आए, रट के लिख दोगे, कुछ नंबर पास कर जाओगे अलग बात है, लेकिन रो दोगे तुम, फिजिक्स समझने में दिक्कत हो जाएगा तुम्हें, अगर तुम मैथ के विद्यार्थी नहीं हो तो। लेकिन मैथ के विद्यार्थी हो या नहीं हो, सिस्टम से चलो, अच्छे से चलो, पढ़ाई अच्छे से करो। और क्रांति बैच की शुरुआत जो है वो हो चुका है, और इसके लिए अगेन आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे मन लगा के पढ़िए, और हम आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर क्लासेस लेकर आएंगे। इवन एग्जाम के टाइम में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, और नोट्स भी बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कैसे प्रोसेस हैं, किस प्रोसेस से आपको वो नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, कैसे PDF मिलेगा, ये सारी तमाम चीज़ें जो है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। तो हम मिलते हैं क्रांति बैच के पहले चैप्टर में, जो लॉज ऑफ मोशन है। इसको पहला चैप्टर तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला चैप्टर उसको छोड़कर थ्योरी वाले चैप्टर में जो पहला चैप्टर है वो आपका, वो लॉज ऑफ मोशन से पढ़ना है, और वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और मजेदार तरीके से सीखेंगे, बिंदास तरीके से सीखेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए, और ये फिजिक्स की दुनिया है देख बबुआ। मिलते हैं अगले पार्ट। जय हिंद, जय भारत।